हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे जनवरी फर्स्ट और सेकेंड वीक के बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस। इसके जो करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे इन दोनों वीक्स के मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूँगी। और इन दोनों वीडियोज़ की जो पीडीएफ्स है वो भी मैंने इन दोनों वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी है। तो वहाँ से अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो आप अब कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं हर एक वीडियो की जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि रिवीजन में आपके अच्छा रहे, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हैज साइंड अ बैंक अश्योरेंस पैक्ट विथ विच बैंक टू सेल द इंश्योरेंस पॉलिसीज इन ओवर 3200 ब्रांचेस ऑफ द बैंक। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने इनमें से कौन से बैंक के साथ एक बैंक अश्योरेंस पैक्ट को साइन किया है ताकि ये जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज है ये इस बैंक की ब्रांचेस से सेल कर सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इलाहाबाद बैंक। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि बैंक अश्योरेंस का मतलब क्या होता है। देखो, बैंक अश्योरेंस का मतलब ये है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स उस बैंक के क्लाइंट्स को सेल कर सकती है, ठीक है। जिसके साथ भी वो बैंक अश्योरेंस का पैक्ट साइन कर रही है उसके साथ ये इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उस बैंक के क्लाइंट्स को सेल कर सकती है। अब ये चीज़ इंश्योरेंस कंपनीज क्यों करती है, क्योंकि आपको पता है कि बैंक जो है इसका कस्टमर बेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इनके पास काफ़ी कस्टमर्स हैं। तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को सेल करने के लिए ये बैंक्स के साथ बैंक अश्योरेंस पैक्ट साइन करती है, ठीक है। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने इलाहाबाद बैंक के साथ ये पैक्ट साइन करा है और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने सिंडिकेट बैंक के साथ भी बैंक अश्योरेंस का पैक्ट साइन करा है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, सिंडिकेट बैंक और इलाहाबाद बैंक। अब इसके साथ आप लोग मुझे बोलते हैं कि बैंक्स की टैगलाइंस, हेडक्वार्टर और एमडी/सीईओ भी बता दिया करो। तो आज से मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है। तो इन सब बैंक्स की टैगलाइंस, वैसे आजकल टैगलाइंस एग्जाम में पूछी नहीं जाती लेकिन आप लोग बोल रहे हो इसलिए मैंने साथ में इमेज के साथ आपको बता दी, ठीक है। लेकिन आपको हेडक्वार्टर और एमडी/सीईओ ये दोनों ध्यान रखने हैं। तो इलाहाबाद बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में और इसके एमडी/सीईओ का नाम है एसएस मल्लिकार्जुन राव। और जो सिंडिकेट बैंक है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसके एमडी/सीईओ का नाम है मृत्युंजय महापात्रा। और ये दोनों अभी नए अपॉइंट हुए हैं तो इन दोनों के नाम आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड परमिशन टू विच पेमेंट्स बैंक टू ऐड न्यू कस्टमर्स आफ्टर इट हैड इनिशियली बेयर्ड द बैंक फ्रॉम ओपनिंग बैंक अकाउंट्स इन जून 2018। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनमें से किसी एक पेमेंट्स बैंक को नए बैंक अकाउंट खोलने के लिए मना कर दिया था जून में, लेकिन अब वो नए अकाउंट्स खोल सकता है। तो वो कौन सा पेमेंट बैंक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अब जो पेमेंट्स बैंक है इनके एमडी/सीईओ और इनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो ये मैंने लिस्ट दे दी है, आप इनसे याद कर लीजिए। देखो, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इन दोनों के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। इसके एमडी/सीईओ का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये नए अपॉइंट हुए थे। ये है सतीश कुमार गुप्ता, ठीक है। पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो एमडी/सीईओ थी वो थी रेणु सती, अब अपॉइंट हुए हैं सतीश कुमार गुप्ता, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिनो पेमेंट्स बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इन तीनों के हेडक्वार्टर मुंबई में, आप ध्यान रखना और इस लिस्ट से आप ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स डिक्लाइन फ्रॉम 11.5% इन मार्च 2018 टू व्हाट परसेंट इन सितंबर 2018। तो जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का वो कितने से डिक्लाइन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10.8%। तो मार्च में ये था 11.5%, सितंबर 2018 में ये हो गया है 10.8%। नेक्स्ट है, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड एट बैंकिंग ऑम्बड्समैन ऑफिसेज हैज इंक्रीज टू व्हाट परसेंट। तो आरबीआई की रिपोर्ट जिसका नाम है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, इसके अकॉर्डिंग जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन में जो कंप्लेंट्स हैं वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 25%। इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं 50% से, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में। तो इन दोनों को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड द चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडर आरबीएल बैंक। तो सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं आरबीएल बैंक के? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंकज शर्मा। आरबीएल बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके साथ आपको कुछ अपॉइंटमेंट्स ध्यान रखने हैं। एलआईसी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं हेमंत भार्गव
और यस बैंक जो है इसके नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं ब्रह्म दत्त, और एक्सिस बैंक के चीफ क्रेडिट ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं दीपक महेश्वरी। तो इन तीनों का आप ध्यान रखना। और एक्सिस बैंक जो है इसके अभी सीईओ भी अपॉइंट हुए हैं नए, उनका नाम है अमिताभ चौधरी। ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है 1 जनवरी 2019 के, ठीक है। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द स्कीम फॉर मर्जर ऑफ स्टेट रन विजय बैंक, देना बैंक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 3 बैंक्स के मर्जर के लिए बोल दिया है। उनमें से एक है विजय बैंक, एक है देना बैंक और एक इनमें से कौन सा बैंक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बैंक ऑफ बड़ौदा। तो विजय बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इन तीनों का मर्जर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। और इनका मर्जर जो है वो होगा 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। और इनके मर्जर होने के बाद ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बैंक बन जाएगा एसबीआई और आईसीआईसीआई के बाद, ठीक है। इसके बाद आपको एक और न्यूज़ ध्यान रखनी है, जो आरआरबीज है, 3 आरआरबीज का अमलगमेशन हो रहा है। कौन सी है वो 3? पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक एंड सतलज ग्रामीण बैंक। ये तीनों ग्रामीण बैंक जो है ये पंजाब में ही है। इन तीनों का अमलगमेशन हो रहा है, इनका भी आपको नाम ध्यान रखना है। Next, the Reserve Bank of India has set up an expert committee to suggest long-term solutions for the economic and financial sustainability of the MSME sector. Who is the head of the committee? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ताकि जितने भी MSME सेक्टर्स है उनमें जो क्रेडिट है वो ढंग से मिल सके और उनकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ सोल्यूशंस निकाल सके। तो उस कमेटी के हेड कौन है? इस कमेटी के हेड है ऑप्शन नंबर 3 यूके सिन्हा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। यूके सिन्हा जो है ये सेबी के फॉर्मर चेयरमैन है, ठीक है। सेबी के अभी चेयरमैन कौन है? वो है अजय त्यागी, और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस स्टार्टेड डिलीवरिंग पॉलिसीज एंड रिन्यूएबल प्रीमियम रिसीट टू कस्टमर्स थ्रू विच इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 व्हाट्सएप। Next, I name the asset management company that has become India's largest AMC as per the latest data of Association of Mutual Funds in India. तो इनमें से कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 HDFC म्यूचुअल फंड। इससे पहले ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो है ये लार्जेस्ट कंपनी थी, अब हो गई है HDFC म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है विच बैंक साइंड अ MOU विद स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड to jointly provide credit worth up to rupees 1 crore to MSMEs for a tenure of 15 years. तो इनमें से कौन से बैंक ने स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है ताकि MSMEs जो है उनको 1 करोड़ का लोन दे सके वो 15 साल तक? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ICICI बैंक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। ICICI बैंक से रिलेटेड एक और न्यूज़ थी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो ये थी कि इसने हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है इसके उनको पेनलाइज किया है फॉर डिफ्रॉडिंग बैंक एसेट्स, ठीक है। तो बैंक एसेट्स में जिन्होंने डिफ्रॉड किया है इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को पेनलाइज करने वाला बैंक है ICICI बैंक। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखना। उसके बाद ICICI बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO का नाम है संदीप बख्शी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिवाइज द इंटरेस्ट रेट्स ऑन द सेलेक्ट टाइम डिपॉजिट स्मॉल सेविंग स्कीम for the quarter ending on 31st March 2019 as per which interest rates on New Year time deposit is hiked to what %? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी जो टाइम डिपॉजिट स्मॉल सेविंग स्कीम है उसकी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। तो इसमें 3 टाइम डिपॉजिट स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है, एक तो होती है 1 ईयर, एक है 2 ईयर और एक है 3 ईयर्स। तो इसमें जो 1 ईयर वाली है इसकी इंटरेस्ट रेट अब कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 7%। देखो, इसकी पहले इंटरेस्ट रेट थी 6.9%, अब हो गई है 7%। और जो 3 ईयर टाइम डिपॉजिट स्मॉल सेविंग स्कीम है इसकी पहले थी 7.2%, अब हो गई है 7%। तो इसको भी चेंज किया है अभी। तो अब आपको याद ये रखना है कि 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर की जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है इन तीनों की इंटरेस्ट रेट हो गई है 7%। तो इन तीनों की सेम इंटरेस्ट रेट है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है इस पर पिछले क्वार्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस किए थे, अभी ये बिल्कुल अनचेंज है, कोई चेंजेस नहीं किए हैं इन 5 स्मॉल सेविंग स्कीम पे, ठीक है। तो ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो इनको आप ध्यान रखना। किसान विकास पत्र जो है इसकी अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7% और इसका मैच्योरिटी पीरियड है 112 मंथ्स। उसके बाद 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और PPF की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। उसके बाद सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5%
और सीनियर सिटीजन स्कीम की है 8.7%। तो इन पांचों को आप ध्यान रखना, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्लैप्ड अ पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ मोटर क्लेम्स। तो IRDAI ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर पेनल्टी लगाई है, तो वो कितने रुपीस की पेनल्टी लगाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ₹5 लाख। अब देखो जो IRDAI है ये इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटर है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके चेयरमैन का नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक बैंक पे पेनल्टी लगाई है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई है सिटी बैंक इंडिया पर, ठीक है, फॉर नॉन कंप्लाइंस इन क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक। और सिटी बैंक इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो इनमें से कौन पहले पर्सन बने हैं जिनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विजय माल्या। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है नेम द पर्सन हु रिजाइंड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट से किसने रिजाइन कर दिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। देखो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने रिजाइन किया है और ये अब बन गए हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, इसलिए इन्होंने रिजाइन किया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट से बंधन बैंक के। बंधन बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में और इसके MD CEO का नाम है चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट is center has infused nearly how much rupees in public sector banks till 31st December 2018 out of budgetary allocation of rupees 65,000 करोड़। तो सेंटर ने अपने बजट एलोकेशन में बताया था कि वो 65,000 करोड़ जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्फ्यूज करेंगे फाइनेंशियल ईयर 19 में। तो 31 दिसंबर 2018 तक अभी तक उन्होंने कितने रुपीस इन्फ्यूज कर दिए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ₹51,533 करोड़। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। Next, the Reserve Bank of India constituted a 5-member high-level committee under whom to suggest measures to strengthen the safety and security of digital payments in India। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 5-member हाई लेवल कमेटी बनाई है डिजिटल पेमेंट्स जो होते हैं इंडिया के अंदर उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो इस कमेटी के हेड है ऑप्शन नंबर 4, नंदन नीलेकानी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड NBFC P2P यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पीयर टू पीयर सर्टिफिकेट to which entity enabling it to expand operations and target loan disposals worth ₹100 crore by the end of the financial year 2018-19। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC P2P सर्टिफिकेट जो है वो इनमें से कौन सी एंटिटी को दे दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंडिया मनी मार्ट। देखो अब NBFC P2P होता क्या है, सबसे पहले समझो कि पीयर टू पीयर होता क्या है। मान लीजिए 2 इंडिविजुअल्स है A और B, ठीक है, इनमें से जो A है वो तो है लेंडर यानी कि इसको कुछ अमाउंट जो है वो लैंड करना है, वो लोन पर देना है, और बी जो है ये है बोरोवर, ठीक है, यानी कि इसको कुछ रुपीस की ज़रूरत है। तो अगर ये लैंडर बोरोवर को लोन दे सकता है विदाउट द यूज़ ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज एन इंटरमीडियरी, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर बीच में इंटरमीडियरी का काम अगर नहीं करेगा तो ये होता है पीयर टू पीयर लैंडिंग। देखो नॉर्मली जो यहाँ पर इंटरमीडियरी का काम करता है वो होता है बैंक। आपको पता है कि हम कुछ अमाउंट जो होता है वो हमारे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक हमें उसमें कुछ इंटरेस्ट देती है, वो इंटरेस्ट बैंक लाती कहाँ से है? क्योंकि जो अमाउंट हमने डिपॉजिट करा है बैंक में वो बैंक किसी बोरोवर को लैंड करती है किसी इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, वहाँ से जो रुपीज़ आते हैं वो हमें एज अ इंटरेस्ट बैंक वापस देती है। तो बैंक जो है एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करा है बीच में, तो ये तो होती है नॉर्मल लैंडिंग। अगर हम बैंक का ये जो रोल है इसको बीच में से हटा दे तो इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग। अब पीयर टू पीयर लैंडिंग करने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी जहाँ पर हमें बोरोवर मिल सके और लेंडर मिल सके, तो उस बोरोवर को बोलते हैं NBFC P2P, ठीक है। तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो मिला है इंडिया मनी मार्ट को। तो इंडिया मनी मार्ट जो है वो अब एज अ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म काम करेगा, ठीक है। अब इस चीज़ में आपको पता होना चाहिए कि बस थोड़ी सी रिस्क इन्वॉल्व होती है क्योंकि हो सकता है कि जो बोरोवर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो ये जो P2P लैंडिंग होती है ये थोड़ी सी हाई रिस्क वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच बैंक ऑन द डिफेंस सैलरी पैकेज। तो इंडियन आर्मी ने एक MOU साइन किया है इनमें से कौन से बैंक के साथ डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में
और इसके एमडी सीईओ का नाम है सुनील मेहता। नेक्स्ट है IRCTC टाइड अप विथ विच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर एयर ट्रैवलर्स। तो IRCTC ने इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि वो फ्री इंश्योरेंस ट्रैवल दे सके एयर ट्रैवलर्स को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। Next, the Reserve Bank of India has agreed to provide $400 million to the central bank of which country under the SARC swap facility to boost the nation's reserves? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने $400 मिलियन जो है वो इनमें से कौन सी कंपनी के सेंट्रल बैंक को दिए हैं ताकि वहाँ का जो नेशन रिजर्व है वो थोड़ा सा बूस्ट हो सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड विच कंट्रीज पैसरगढ़ बैंक टू ओपन ब्रांचेस इन मुंबई फॉर ईजिंग ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन सी कंट्री के जो पसरगढ़ बैंक है उसको अप्रूवल दे दिया है कि वह मुंबई में अपनी ब्रांचेस खोल सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ईरान। ईरान जो है इसकी कैपिटल है तेहरान। नेक्स्ट है नेम द हेड ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमिटी फॉर्म्ड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू हेल्प एंड एनालाइज द न्यू मेथड्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो सेबी ने एक रिसर्च एडवाइजरी कमिटी बनाई है, उसके हेड कौन है? तो उसके हेड हैं ऑप्शन नंबर 4, शंकर दे। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी येट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।